चुनाव के पहले मैनिफेस्टो इशू होता था। मैनिफेस्टो क्या चीज़ है? ये वोटर्स में और होने वाले एमएलएस में एक करार है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट है कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए ये करेंगे, पंचायत डेवलपमेंट ये करेंगे, सड़क बनाएंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, अस्पताल करेंगे, दोबारा ईश्वर न करे फिर कोरोना आया तो आप ये सहायता करेंगे, ये सब चीज़ें होती है। अभी तक मैनिफेस्टो नहीं इशू हुआ पार्टियों का। मैनिफेस्टो पे वोट पड़ते हैं। दुनिया भर की डेमोक्रेसी से मैनिफेस्टो इज इम्पोर्टेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है कि आप ये करेंगे। अब सिवाय मंदिर के से कोई इशू नहीं बन रहा है तो किसकी ये कम नसीबी है? वोटरों की तो है ही। एक तरह से दिमागी बेईमानी है पॉलिटिकल पार्टीज की। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना। आईपा एक ऐसी मुहिम के साथ तमाम विधानसभाओं में, क्षेत्र में पहुंच रही है जिससे हम ये समझ रहे हैं कि क्या इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो मुद्दों की राजनीति है। क्या वाकई में जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, अभी जो नेता रहे हैं, जितने एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं, क्या जनता के लिए काम कर रहे हैं? उसी सिलसिले में एक खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं। हालांकि उनका राजनीतिक इतिहास नहीं है लेकिन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है। हालांकि शायद उनका नाम लेते ही आप समझ रहे हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। और IFWJ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर के विक्रम राव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम ये समझना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित क्या है। इस बार मुद्दा ना सत्ता के पास है ना विपक्ष के पास, तो इस बार जो चुनाव होंगे उसका मुख्य मुद्दा क्या मान के चले। बहुत बहुत स्वागत सर आपका आईपा में। थैंक यू। यूपी असेंबली के चुनाव मैं जब बहुत छोटा था, करीब 15-16 साल का, तो 1952 से मैं देखता आया हूँ। उस वक्त कैंपेनर और फिर रिपोर्टर, फिर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इश्यूज। इस बार का चुनाव दो कारणों से एक अलग अपनी जगह बताता है। एक तो पहली बार मैं देख रहा हूँ यूपी में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, सीधा मुकाबला हो रहा है। हमेशा ट्रायंगुलर रहा, फोर एंगल से रहा, पेंटेंगुलर रहा, 5 लोग रहे। मायावती थी, अखिलेश, मुलायम सिंह यादव थे, बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले थे। इस बार डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, एक कॉम्बिनेशन है एसपी और आरएलडी का, दूसरी तरफ बीजेपी है। तो इससे वोटर्स को बड़ा क्लियर चॉइस है, दिस वे और दैट वे। बाकी सब ऑल्सो रैन, वो भी दौड़े वाले में आते हैं उस कैटेगरी में। तो इसलिए बड़ा इनडिसाइसिव हो गया है, अनिश्चित हो गया है ये बताना कि एग्जैक्ट नतीजा क्यों, कैसे और कब होंगे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इश्यूज़ इस बार नहीं है। हमेशा इश्यूज़ रहा, गरीबी हटाओ था, लॉ एंड ऑर्डर का था, कम टैक्सेस वाला था, माइनॉरिटीज़ का सवाल था, राइट्स का सवाल था, ये सब होते थे। इस बार कोई ख़ास इशू नहीं है सिवाय थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अब चूँकि पिछली बार दंगे हुए मुजफ्फरनगर में और 1-2 घटनाएं हुई, खासकर दिल्ली में राइट्स हुए, जो CAA का उसका असर लखनऊ में पड़ा ही, तो इसकी वजह से ये कम्युनल एंगल महत्वपूर्ण हो गया, डोमिनेंट हो गया, साम्प्रदायिक एंगल। इसे बीजेपी को लाभ हो गया। वो बीजेपी तो पनपती ही है सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, तो और भड़काना लोगों को, ये सब चीज़ें होती है। इसमें जो मुसलमान लोग रहे, माइनॉरिटी, उन्होंने भी अच्छी तरह खेल खेला नहीं। वो चाहते थे इस इशू को भुलवा देते, दंगों को न लाते और सीधे कन्फ्रंट करते इकोनॉमिक इश्यूज़ पर। क्या आपने अल्पसंख्यकों को क्या किया और समाज के पिछड़े लोगों पे क्या किया वगैरह। लेकिन ये एजेंडा जो सोशलिस्ट है, समाजवादी लोग, फिक्स नहीं कर पाए।
एजेंडा तय करना सबसे बड़ी योग्यता होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की, कि वो मतदाताओं को बताए कि आप इस इशू पे वोट दीजिए, इस एजेंडा पे वोट दीजिए। आप एजेंडा आपके हो ही नहीं पाया। इस पे योगी जी और मोदी जी थोड़ा दौड़ में आगे निकल गए। इन लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हालांकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा इशू पे कभी चुनाव नहीं हुआ यूपी में, कम से कम यूपी में। गुजरात में अलग बात है, लेकिन यूपी बाई एंड लार्ज बड़ा उदार हृदय वाले लोग रहे, जो सेकुलर मैं यूज़ देखूँगा बड़ा गंदा शब्द हो गया है, संभाव वाले रहे, नफरत नहीं करते थे। लेकिन इस बार ये सब चीज़ें अच्छाइयाँ सब डूब गई। अब दो हाथ से ताली बजती है, दोनों पक्ष जिम्मेदार है। अब मसलन लॉ एंड ऑर्डर में मोदी जो प्ले अप कर रहे हैं अब की, कि हमने लुटेरों को, ज़मीन छीनने वालों को बंद किया है। ऑब्वियस मुख्तार का नाम उसमें है, अतीक का नाम है, ये सब लोगों का नाम है। और मुख्तार का तो अब एक तरह से बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गई। अब अर्चना ये सोचो कि पंजाब का मुख्यमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं अपोजिट पार्टी कि रोपड़ जेल से बांदा जेल ट्रांसफ़र करे न करे अब मुख्तार को। बिल्कुल सर। दो मुख्यमंत्री, दो राज्यों के दोनों सीनियर लोग एक क्रिमिनल के लिए बेल पे लिए ट्रांसफ़र करें रोपड़ जेल से बांदा जेल। इज़ इट नॉट शेमफुल फॉर इंडिया कि 75 साल से ये देश आज़ाद है, इस छोटे से मसले पे मुख्यमंत्री को और कोई काम नहीं है? विकास का काम, एजुकेशन का काम, अर्थशास्त्र का कोई काम नहीं है, एक क्रिमिनल के ट्रांसफ़र के लिए ये भी हुआ। इससे जुड़ता पर एक और बताऊं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में हमारे साथियों ने या तो उपेक्षा की, नज़रअंदाज किया, लिखा नहीं। एक और था, या यादव सिंह करके एक ओवरसियर था जो चीफ इंजीनियर बन गया नोएडा का, अभी जेल में है। अब यादव सिंह जब था ओवरसियर से चीफ इंजीनियर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चमत्कार है, मतलब क्लास 6 से क्लास 1 हो जाए ऑफिसर, ये हालत थी। यादव सिंह का क्या हुआ, उसको बेल मिल गई, उसको उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पकड़ा गया गबन में, यादव सिंह को बेल रिजेक्ट हो गई। अखिलेश यादव की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि यादव सिंह को बेल दे दिया जाए। किसी रिपोर्टर से पूछिए, किसी राज्य से पूछिए, भारत के किसी प्रदेश में वहाँ का एडवोकेट जनरल क्या सुप्रीम कोर्ट गया कभी कि साहब इसको आप बेल दे दिया जाए? बेल न दिया जाए इसके लिए तो मुकदमा दायर करते हैं लोग, बेल दे दिया जाए। ये यादव सिंह बारे में यूपी में हो चुका है। तो दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक क्रिमिनल को पंजाब से यूपी लाने के लिए, और दूसरे जो भ्रष्ट इंजीनियर है उसको बेल दिलवाने के लिए। ये तो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है, डिसग्रेस एंड डिसगस्ट इट इज। ये मैंने यूपी में देखा है। तो सर, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि क्या मुद्दे नहीं रह गए, क्या जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बातचीत नहीं करते हैं। जहां लड़ाई हो रही है एक अपराधी के लिए, एक उसके आरक्षण के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा उसे अंदर डालने के लिए लड़ रहा है। खैर सर, हम इससे हटकर ये आपसे समझना चाहेंगे, इस बार अगर मुद्दा नहीं तो क्या माने सर, एक बार फिर से चेहरे पर चुनाव, जैसे 2014 में मोदी की लहर चली, एक बार फिर से क्या वही स्थिति देखने को मिलेगी? लहर तो इस बार किसी की है नहीं जी। मोदी जी की भी जो लहर थी वैसी लहर नहीं है इस बार। लेकिन प्रभाव है उनका। प्रभाव इसलिए कि चूँकि विकल्प नहीं है उनका कोई, जैसे आज ही वो बोले, बीजेपी वर्कर से डायरेक्ट बात की उन्होंने, तो ये जो मैन टू मैन एक स्टाइल, एक अदा मोदी की है, ये बड़ी असरदार हो रही है। कितने राष्ट्रीय नेता है, मुख्यमंत्री हैं जो इस प्रकार कोशिश करें। थोड़ा इसमें प्रियंका ने किया है अपनी दादी की स्टाइल में। अभी नोएडा गई थी परसों, वो घर घर जाके गई, वो सिज्जो वाली सीढ़ी जो कोई भी गिर सकता है, फ्रैक्चर फीमर हो सकता है, और 52 साल की है वो, चढ़ के गई वहाँ। तो एक इम्पैक्ट हो जाता है कि हमारे घर आई,
ये मुद्दा है। तो ये भी एक मुद्दा और बन सकता था, लेकिन बन नहीं पाया। और वहाँ इसलिए गई, वो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनके खिलाफ प्रचार करने गई। पंकज सिंह अकेले तो है नहीं, भारत के मंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन करा। बड़ा सही टारगेट चुनाव प्रियंका गांधी ने जब नोएडा गई थी वो। लेकिन नोएडा के बारे में करते हैं, नोएडा एक इशू नहीं बन पाया। नोएडा के बारे में पता नहीं को बीजेपी वाले भी, अगर बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा तेज़, तो मैं उनको बात नहीं हूँ, उनका दिमाग कहीं बहुत ठस हो जाता है। अब जैसे इन लोगों ने क्या किया, नोएडा कोई भी मुख्यमंत्री यूपी का नहीं गया। एक अंधविश्वास है कि जो मुख्यमंत्री गया उसकी नौकरी गई, वापस मुख्यमंत्री नहीं मिला। अब गेरुआ वस्त्रधारी योगी नोएडा गए तो दोहरा मैसेज गया कि एक धार्मिक आदमी धर्मांध नहीं है, दूसरा जो सोशलिस्ट, कांग्रेस और प्रोग्रेसिव लोग थे वो लोग नोएडा नहीं गए। तो क्या जवाब है? अगर कल ही उठाते हैं सवाल लोगों के सामने कि मैं अंधविश्वासी हूँ, गेरुआ वस्त्र पहनता हूँ, तुम लोग नोएडा क्यों गए? कोई जवाब नहीं है अखिलेश के लिए या अन्य लोगों के लिए। तो ये मुद्दा हो सकता था, पता नहीं क्यों बीजेपी ने मुद्दा बना नहीं इस चीज़ को। लेकिन यू आर राइट अर्चना की और जो इश्यूज़ थे, मोस्टली हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज़ पे वोट देते हैं, पॉलिटिकल ट्रेजेडी पे तय करते हैं कि देना है वोट, नहीं देना है। एक कैंपेन रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं अखबार में, वो इस बार नहीं हो पाई कैंपेन रिपोर्टिंग। किस बारे में कैंपेन करें, क्या लिखे हम लोग? कोई बड़ा घोटाला भी नहीं हुआ कि हम लिख सके। पहले तो मायावती के समय घोटाला होता था, वो भी अब की नहीं हुआ। तो कुछ हम रिपोर्टरों की लाचारी रही और कुछ राजनेताओं की कम नसीबी, कम दिमाग, कम अकली रही कि इशूलेस हो गया ये अभियान, कोई मुद्दा नहीं रहा इस बार। जी सर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में जब मुद्दों की यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, लगभग जब हम अनुमान लगाते हैं सर, एक आंकड़ा जो मैंने लगाया था, जैसे नेशनल मुद्दे हो गए, फिर स्टेट के मुद्दे हो गए, फिर जैसे छोटी सरकार जिसे कहते हैं पंचायत की हम बात करते हैं, उसके मुद्दों के सर वो तो गायब नज़र आते हैं। चलो नेशनल मुद्दों पर बात होती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर राज्य के मुद्दों की बात होती है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन सर जो लोगों की समस्याएँ हैं उन पर तो बात ही नहीं हो रही, मंदिरों पर बात हो रही है, जाति धर्म पर बात हो रही है। तो सर जो आम जनता है क्या उसे लावारिस माने? क्योंकि सर अब तो विकल्प भी नज़र नहीं आता, जैसे आपने भी कहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी जो कहा था, मैनिफेस्टो मैं देखता आया हूँ बचपन से, चुनाव के पहले मैनिफेस्टो इशू होता था। मैनिफेस्टो क्या चीज़ है? ये वोटर्स में और होने वाले एमएलएस में एक करार है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट है कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए ये करेंगे, पंचायत डेवलपमेंट ये करेंगे, सड़क बनाएंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, अस्पताल करेंगे, दोबारा ईश्वर न करे फिर कोरोना आया तो आप ये सहायता करेंगे, ये सब चीज़ें होती है। अभी तक मैनिफेस्टो नहीं इशू हुआ पार्टियों का। मैनिफेस्टो पे वोट पड़ते हैं। दुनिया भर की डेमोक्रेसी से मैनिफेस्टो इज इम्पॉर्टेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है कि आप ये करेंगे। अब सिवाय मंदिर के सो कोई इशू नहीं बन रहा है, तो किसकी ये कम नसीबी है? वोटरों की तो है ही। एक तरह से दिमागी बेईमानी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ श्रमजीवी पत्रकार और लगातार पत्रकारिता की दृष्टि से भी और अपनी व्यक्तिगत राय को देखते हुए भी क्या राजनीतिक गणित रहेगा, किस तरह की अभी स्थिति, जैसे कि बहुत अहम बात जो है हमें विक्रम जी ने बताई हैं कि अभी मुद्दा कुछ नहीं है। तो खासकर चेहरों को लेकर ही लहर चल रही है, चाहे वो मोदी योगी की बात हो या दूसरी भी पार्टियों की बात की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि कहीं ना कहीं आधा भारत इसमें सिमट जाता है, 24 करोड़ की आबादी है, देखना होगा जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा और उसके बाद फैसला जो भी हो जनता के लिए कितने काम होंगे, जिसमें अभी कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है कि नहीं सोचा जा रहा। मंदिरों की बात होती है और मुद्दों की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, सिर्फ दावे किए जाते हैं। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।